ऑल राइट। तो जैसा कि हम बात करें अपने पास टैक्स प्लानिंग की सेक्शन सी टाइप क्वेश्चंस ऑफ टैक्सेशन पेपर। ये सेक्शन सी में एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता है टैक्स प्लानिंग का, लेकिन ये टैक्स प्लानिंग का सवाल तो 10 नंबर का है, लेकिन इसको करने के लिए जैसा कि हमें मालूम है पूरे टैक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी की मुनासबत से अब हम जरा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यू शुड एज्यूम दैट टुडेज डेट इज 20th March 23। कीप रिमेंबर हम फिस्कल ईयर 23-24 के लिए टैक्सेशन की बात करें एंड दिस फिस्कल ईयर स्टार्ट्स ऑन 6 अप्रैल 23 एंड दिस एंड्स ऑन 5 अप्रैल 24। तो बेसिकली फिस्कल ईयर 23-24 स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले की डेट हमें एज्यूम करवा रहे हैं कि 20 मार्च 23 इस दिन से कुछ दिन पहले की ये डेट है। इसका मतलब कि कोई चीज इस दिन खड़े होकर सोची जा रही है जो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई होनी है, तो वो क्या चीज है जरा उसके बारे में हम ये पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे। इसमें हमें बेसिकली कह रहा है कि सैमी स्मिथ इज अ डायरेक्टर ऑफ स्मार्क लिमिटेड। एक पर्सन है, वो एक कंपनी का डायरेक्टर है। और कंपनी हैज गिवन हर चॉइस ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड विद द लीस्ट कंपनी मोटर कार और alternatively being provided additional directors remuneration and then privately leasing the same motor car herself। अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है जिसकी ट्रैवलिंग को मैनेज करने के लिए कंपनी दो बातें सोच रही है। उन दो में से कोई एक चीज देने का सोचेगी, कोई एक चीज फाइनलाइज होगी, लेकिन वो दो ऑप्शंस क्या है कि या तो एम्प्लॉय को एक लीज्ड मोटर कार दे दो, एक गाड़ी रेंट पे ले कंपनी और वो गाड़ी एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, और दूसरा ऑप्शन कंपनी सोच रही है कि हम इसको ऑल्टरनेटिवली क्या करें, इसको हम एक सैलरी बढ़ा दें और सैलरी बढ़ा दें, फिर एम्प्लॉय अपना आना जाना खुद से मैनेज करे, फिर इसको गाड़ी देने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन वन क्या हुआ, गाड़ी दे दो। ऑप्शन टू क्या हुआ, सैलरी बढ़ा दो। तो मैंने लीज का वर्ड इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया, उसका रीजन ये है कि अगर एक लीज्ड कार होगी ना, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लीज का मतलब रेंटेड कार, बिजनेस का मतलब एक रेंटेड कार। और रेंटेड कार के लिए हमें मालूम है कि अगर CO2 एमिशन मोर देन 50 ग्राम पर किलोमीटर होगा तो इसके साथ एक काम होना है। वो काम याद है आपको, जरा सोचो। बिजनेस ट्रेडिंग इनकम, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम में अगर एक बिजनेस एक रेंटेड कार यूज कर रहा है, उस कार रेंटल का CO2 एमिशन अगर 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा होगा तो उसका जो भी लीज रेंटल है, उसका कार रेंटल है, वो 15% डिसअलाउ हो जाएगा, 85% अलाउड रहेगा। वेरी गुड, यू नो दिस पॉइंट, दैट्स गुड टू नो। तो हमने कहा कि अगर एक रेंटेड कार का CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है तो 15% लीज रेंटल विल बी डिसअलाउड और 85% रेंटल विल बी अलाउड। तो ये पॉइंट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी दिया। अब दो ऑप्शंस को वन बाय वन कंपेयर करते हैं कि अगर कार दे दी जाए तो क्या होगा और अगर एडिशनल सैलरी बढ़ा के दी जाए तो फिर क्या होगा। तो कह रहे हैं द मोटर कार विल बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द टैक्स ईयर 23-24। इस दिन खड़े होकर बात करें और अगर गाड़ी दे दी तो इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए गाड़ी यूज करने के लिए दी जाएगी। और अब जरा सोचे, अगर एक एम्प्लॉयर की दी गई गाड़ी यूज कर रहा है तो यकीनन फिर कार बेनिफिट अराइज होता है। आप अपनी जात के ऊपर रख के देख लो कि अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो और अगर आप कंपनी आपको कोई गाड़ी यूज करने के लिए दे दे पूरे साल के लिए, तो पूरे साल का आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा। और कह रहा है एंड इट्स प्रोविजन विल रिजल्ट इन अ टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ 30340 फॉर सैमी। सैमी इज द नेम ऑफ पर्सन, सैमी स्मिथ इज अ डायरेक्टर, सैमी स्मिथ इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड कंपनी नेम इज स्मार्क लिमिटेड। तो कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने इसको पूरे साल ये गाड़ी यूज करने के लिए दे दी तो इसकी वजह से एक यूजेज बेनिफिट निकलेगा। कौन सा बेनिफिट निकलेगा, कार यूजेज बेनिफिट। टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट है 30340। यहाँ पे आपसे बेनिफिट कैलकुलेट नहीं करवा रहा, गौर करें, आपको बेनिफिट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया गया। और यहाँ पे जो प्रोविजन है ना, एस्टिमेशन की सेंस में नहीं लिखा हुआ कि इट्स प्रोविजन, ये एस्टिमेशन वाला प्रोविजन नहीं है। टैक्सेशन में एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए वर्ड प्रोविजन यूज होता है। वैसे तो टैक्सेशन में किसी भी तरह के एस्टिमेशन प्रोविजंस डिसअलाउड होते हैं, लेकिन ये एस्टिमेशन वाला प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन प्रोवाइड होने की सेंस में कि अगर इस कंपनी इसको पूरे साल के लिए गाड़ी यूज करने के लिए प्रोवाइड कर दे तो इसकी वजह से एक टैक्सेबल बेनिफिट होगा। देन टैक्सेबल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय विल बी 30340 फॉर सैमी। फिर आगे बोल रहे द मोटर कार विल हैव एन CO2 एमिशन ऑफ 200 ग्राम्स पर किलोमीटर। ये बात हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई कि अगर कार का CO2 एमिशन 50 से ज्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो भी कार रेंटल होगा वो 15% डिसअलाउड हो जाएगा और 85% वो अलाउड होगा। तो अगर आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ो
कह रहा था मोटर कार हैज CO2 emission of 200 grams per kilometer and will be leased by, लीज का मतलब खरीदेगी नहीं कंपनी, इसको रेंट पे लेके देगी। कंपनी जब इस गाड़ी को रेंट पे लेगी तो उसकी एनुअल कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी 27,720। आगे बात कर रहा था लीज पेमेंट्स विल कवर ऑल ऑफ द रनिंग कॉस्ट ऑफ द मोटर कार एक्सेप्ट फॉर फ्यूल एंड स्पार्क लिमिटेड विल नॉट प्रोवाइड सेमी विद एनी फ्यूल फॉर प्राइवेट जर्नीज। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें ये जो गाड़ी है ये सिर्फ गाड़ी ही दी जाएगी, इसके लिए कोई फ्यूल वगैरह नहीं दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ कार यूजेज बेनिफिट आएगा। और यूजेज बेनिफिट डायरेक्टली आपको दिया भी हुआ है कैलकुलेट करके, लेकिन और साथ में कह रहा है कि इसमें कोई भी प्राइवेट फ्यूल वगैरह नहीं है, यानी कि इसमें कोई फ्यूल बेनिफिट अराइज नहीं होगा। फिर इसमें आगे बोल रहा है कि अगर कार के अलावा दूसरा ऑप्शन दिया जाए, देखो हम रिक्वायरमेंट्स तो पढ़ेंगे, हम इसको सॉल्व डिटेल से करेंगे, लेकिन हम जरा देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शंस में है क्या चीज है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू हैविंग अ कंपनी मोटर कार, कि अगर इसको कंपनी की कार की बजाय सेमी विल बी पेड एन एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। ये वर्ड एडिशनल का हमें मतलब समझा रहा है कि ऑलरेडी भी कोई इसको सैलरी मिल रही है प्लस उसमें ये फर्दर इसको सैलरी मिलेगी, एडिशनल सैलरी मिलेगी। सेमी विल बी प्रोवाइडेड एन एडिशनल ग्रॉस डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ऑफ 28,000 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 23-24। आज इस दिन पे खड़े होकर के डिसाइड हो गया कि इसकी सैलरी बढ़ानी है, तो इस पूरे साल के लिए इसको एक एडिशनल सैलरी मिलेगी जिसकी अमाउंट आपको दे दी गई है 28,000। एंड शी विल देन प्राइवेटली लीज द मोटर कार। कह रहे जब इसकी सैलरी बढ़ा के दे दी जाएगी फिर ये अपना आना जाना खुद से मैनेज करे, ये अपना आना जाना खुद से देखे, क्योंकि हम कंपनी ने इसको बढ़ा के पैसे दिए। अब जरा एक और चीज आगे गौर कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज समझा रहा हूँ कि इस तरह की देखो कोई अदर इन्फॉर्मेशन की हेडिंग डली हो ना, although this heading is below additional director remuneration, लेकिन ये इससे भी नीचे है, ये एंड में है, तो इस तरह की जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है पूरे क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट होती है। आप इस अदर इन्फॉर्मेशन टाइप चीज को ये मत समझिएगा ये सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन से पर्टेन करती है, नो। ये अदर इन्फॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे अगर आप इसको पढ़ लोगे ना आपको समझ नहीं आएगी क्यों दिया हुआ है। मैं आपको आज इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ, इसके बाद आपने नेक्स्ट खुद याद रखना है नेक्स्ट टाइम में कि इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि सेमीज करंट एनुअल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन इज 65,000। जब इसको अभी बढ़ा के मजीद 28,000 की सैलरी मिलेगी, कह रहे हैं उससे पहले उसकी जो पहली एग्जिस्टिंग सैलरी वो 65,000 है और स्मार्क लिमिटेड का ईयर एंड डेट 5 अप्रैल है। इस अदर इन्फॉर्मेशन में हमें एक एम्प्लॉय की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैलरी है वो दे दी गई है और प्लस हमें यहाँ पे कंपनी का बैकग्राउंड बता दिया कि कंपनी हर साल अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है 5 अप्रैल को। यहाँ पे आप जरा एक चीज रुक के सोचो कि व्हाई दिस अमाउंट इज गिवन, व्हाई इट इज मेंशन्ड अबाउट द एग्जिस्टिंग सैलरी ऑफ दिस पर्सन व्हिच इज 65,000। इसका क्या यूज है, ये हमें क्यों दिया हुआ है, जरा सोचें इस पे, जरा फिर मुझे जवाब दें। द रीजन ऑफ गिविंग द एग्जिस्टिंग सैलरी, तो इसका एक पर्पज ये है कि आप इसकी बेस पे इसका टैक्स स्टेटस डिसाइड करो, स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर डिसाइड करो। स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर का मतलब कि इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कितने रेट पे हो रही है वो रेट डिसाइड करो, और इसका एनआईसी पेमेंट रेट्स, एनआईसी पेमेंट रेट, एनआईसी पेमेंट परसेंटेज, ये कितने परसेंट पे एनआईसी हो रहा है ये जरा डिसाइड करो। अगर एक पर्सन ऑलरेडी एक 65,000 रुपए कमा रहा है, वो इसकी सैलरी है, वो इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो जरा सोचो। मैं 2 मिनट के लिए यहीं पे आपको समझाता हूँ। अगर एक पर्सन सैलरी ले रहा है 65,000, इस 65,000 में से वो उसकी एनुअल एग्जामिशन वगैरह वगैरह माइनस करके एक टैक्सेबल अमाउंट आई होगी। इस टैक्सेबल अमाउंट में से 37,700 तक 20% का रेट चल रहा होगा और जो भी एक्स अमाउंट होगी उस पर रेट चल रहा होगा 40% का। अब जरा बात गौर से सुनिएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये 65,000 इसकी सैलरी थी, पर्सनल अलाउंस माइनस किया तब भी एक अमाउंट इतनी थी जो 37,700 से ज्यादा थी, वहां तक रेट ऑफ टैक्स है 20%। और इसके पास जो एडिशनल बाकी जो अमाउंट बची थी इस एक्सिस अमाउंट पे इसका जो टैक्स रेट चल रहा था वो चल रहा था 40%। तो हमने एक चीज तो डिसाइड कर ली कि ये पर्सन अभी जो एग्जिस्टिंग सैलरी वैल्यू जो इसको मिल रही है उसकी बेस पे जो ये 40% का टैक्स पेयर है। तो भाईजान अगर इसी सैलरी में मजीद इतने पैसे ऐड हो भी जाएं तो आप इस पर्सन का मजीद टैक्स कितना बढ़ेगा, हमें पूरा टैक्स दोबारा से नहीं कैलकुलेट करना, इस चीज के मिलने की वजह से, इस 65,000 के मिलने की वजह से मजीद टैक्स में इंक्रीज कितने परसेंट से होगा, तो भाई 40% से ही होगा। क्योंकि अगर ये 65,000 में 28,000 ऐड कर भी दो तब भी ये जो सबसे सेकंड बैंड लिमिट है 125,140 तक, ये उससे कम ही अमाउंट रहेगी, यानी कि ये हाई रेट टैक्स पेयर से एडिशनल रेट टैक्स पेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ये 28,000 मिलने से इसके एडिशनल
रेट टैक्स पेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब ये 40 से 45% का टैक्स पेयर बन जाए। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जहां पे वो 65,000 की सैलरी ले रहा है, उसमें से 37,700 तक 20% टैक्स दे रहा है, बाकी अमाउंट पे 40% दे रहा है। अब इसमें मजीद इसको 28,000 और मिल भी जाए तो इसका मजीद जो टैक्स है इस अमाउंट पे भी वो 40% से ही इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टोटल तो करना ही नहीं है ना यार, हमें क्वेश्चन में अब देखना है कि हमें पूरे स्क्रैच से अगर बोलेगा इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो तो हम दोनों को एडअप करके निकालेंगे। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आप इस चीज का इंपैक्ट निकालो कि ये चीज मिलने से टैक्स पे कितना फर्क पड़ेगा, तो तब क्या आप नए सिरे से सारा कुछ करने बैठोगे या इसी के बारे में सोचोगे? तो आप यकीनन इसी के बारे में सोचोगे कि अगर एक बंदा जो ऑलरेडी एक 40% का टैक्स पेयर है, अगर उसको 28,000 रुपए मजीद मिल जाए, तो उसका मजीद इस 28,000 रुपए पे भी टैक्स कितना बढ़ेगा? 40% से बढ़ जाएगा, 40% का टैक्स कैलकुलेट होगा। अब अगली बात सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्सन जो अभी करंटली 65,000 कमा रहा है, मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, क्लास वन एम्प्लॉय, अभी वो एग्जिस्टिंग पर्सन 65,000 उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ग्रॉस कैश अर्निंग है, ये लिखा था ना उसकी डायरेक्टर रिम्यूनरेशन है उसकी 65,000, तो मैंने कहा ये इसकी ग्रॉस कैश अर्निंग फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की 65,000, इसकी बेस पे आप डिसाइड करो कि करंटली वो कितने परसेंट पे एनआईसी दे रहा होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ बताओ, एक पर्सन जिसकी ग्रॉस कैश अर्निंग 65,000 है, तो वो करंटली कितने परसेंट पे एनआईसी दे रहा होगा? मैं क्लास वन एम्प्लॉय एनआईसी की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे कि एक से लेकर 12570 तक इतनी अमाउंट तक तो कोई एनआईसी नहीं होगा। फिर आप बोलोगे 12571 से लेकर 50270 तक के दरमियान जो अमाउंट जाएगी उस पे एनआईसी होगा इसका 12%। और 1257 सॉरी 5027 से 50270 से लेकर 65,000 के इन बिटवीन जो अमाउंट पड़ेगी, इस पे इसका जो एनआईसी रेट चल रहा होगा वो 2% चल रहा होगा। तो भाईजान अगर मैं बोलूं कि इसके बाद इसको मजीद 28,000 रुपये और मिल जाए अगर, तो ये 28,000 मिलने से ये यहाँ पे अगर 28,000 मजीद मिल गया तो इस 28,000 के अमाउंट पे फर्दर कितना एनआईसी लगेगा? क्या दोबारा से 12 2% लगेगा या इसके बाद कोई भी अमाउंट ऐड होती रहे उसमें 2% ही बढ़ेगा? भाईजान इस 28,000 के बजाय यहाँ पे इसको 50,000 भी मजीद मिल जाता ना, उस 50,000 पे फर्दर एनआईसी, मजीद एनआईसी कितने पे बढ़ता? 2% पे बढ़ता। ये बात सबको समझ में आई है? अब मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई इसको 65,000 की बेस पे जब ये था तो ये अपना एनआईसी कितने परसेंट पे दे रहा था? तो आंसर इज 2%। तो अगर इसको मजीद ये 65,000 रुपए के बाद कोई भी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 28,000 मिल जाए, तो 28,000 पे फर्दर मजीद और कितना एनआईसी देना पड़ेगा? तो भाई 2% देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आज इस सिचुएशन में रहते हुए एनआईसी की पेमेंट आपकी होंगी यहाँ पे 2% पे मजीद पेमेंट होगी। तो हमने ये पूरी स्टोरी देखो, अदर इन्फॉर्मेशन की हेडिंग में जो डाटा गिवन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसकी बेस पे हमने बोला कि एक पर्सन जो ऑलरेडी एक 65,000 रुपए कमा रहा है, वो एग्जिस्टिंग यानी कि वो ऑलरेडी 40% के रेट पे टैक्स दे रहा होगा। तो भाई अगर वो ये तो टैक्स रेट डिसाइड हुआ, वो एनआईसी पेमेंट कितने पे कर रहा होगा? तो भाई उसकी 65,000 की बेस पे जो इसका एनआईसी है वो कुछ अमाउंट की हद तक 2% पे चल रहा है। इसके बाद भी उसको अगर मजीद पैसा मिला तो वो भी 2% पे फर्दर कैलकुलेट होगा। ये बातें सबको समझ में आती हैं जी? यहाँ तक बात सेट है ना? हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे आगे इसकी रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट ए में कह रहा है कि आपने एडवाइस करनी है सैमी स्मिथ को, पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है एडवाइस सैमी स्मिथ ऑफ द इनकम टैक्स एंड एनआईसीज। सैमी स्मिथ एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को एडवाइस करनी इन दो चीजों के बारे में, implications, income tax and NIC implication for the tax year 23-24 if she, number one, is provided with the company car, and number two, if she receives additional director remuneration of 28,000, and this requirement is for 3 marks. पास पेपर क्वेश्चन है ये, 3 marks की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको बोल रहा है कि इस पर्सन को आप एडवाइस करो कि इसके साथ क्या रहेगा, इसके इनकम टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके एनआईसी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर उसको ये मोटर कार मिल जाए, और या इसको अगर ये बढ़ी हुई 28,000 की सैलरी मिल जाए, तो इन दोनों के मिलने पे आपने इम्प्लीकेशंस बतानी है। आपने इम्प्लीकेशंस बतानी है, एडवाइस करनी इस पर्सन को। तो आप बताओ भाई, ये जरा टाइम लो, मैंने इधर करना क्या, वो एक फुट स्टेप दिए मैं, ये लिखा हुआ है कि स्टेप क्या क्या, इन स्टेप्स को फॉलो करो और जरा कोशिश करो सॉल्व करने की जल्दी से। चलें बात करते हैं। अब देखो,
हमें इसकी रिवाइज्ड पूरी सैलरी या पूरी टैक्स लायबिलिटी इसकी बेस पे पूरे से नहीं ये काम करना। आप रिक्वायरमेंट को अगर दोबारा से पढ़ोगे आपको बात समझ में आएगी कि हमें सैमी स्मिथ को एडवाइस करनी है कि अगर उसको गाड़ी मिल जाए तो यकीनन बेनिफिट होगा उसको, और अगर उसको ये सैलरी मिल जाए तो यकीनन उसका कैश बढ़ जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में रहते हुए आपने बताना कि उसके एनआईसी और इसके इनकम टैक्स लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा इन दो चीजों की मिलने की वजह से। पूरा शुरू से नहीं कैलकुलेट करके बताना उसको। तो हमने कहा कि अगर ऑप्शन वन हो, प्रोवाइडेड विद द कंपनी मोटर कार, तो एम्प्लॉय के लिए कार बेनिफिट होगा, और ये कार बेनिफिट भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30340 का। अब आप अपनी जात के ऊपर अप्लाई कर लो कि यू आर द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एंड यू आर गेटिंग अ कंपनी मोटर कार, तो वो कार बेनिफिट आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड होगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगी तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। और हमने कहा कि ये एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय का क्लास, एम्प्लॉय के एनआईसी पे कोई फर्क पड़ेगा? सोच के जवाब देना। ये एक कार बेनिफिट है, क्या बेनिफिट्स पे एम्प्लॉय एनआईसी देते हैं या एम्प्लॉयर देते हैं? एम्प्लॉयर तो हमें मालूम है, एम्प्लॉयर जो एनआईसी देता है ये तो ग्रॉस कैश अर्निंग्स पे देता है, जबकि ये एक हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा एम्प्लॉय के एनआईसी पे इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप स्टैब्लिश करो ना कि होना क्या है। अगर एम्प्लॉय को एक गाड़ी यूज करने के लिए मिल रही है तो वो गाड़ी एक बेनिफिट है, बेनिफिट आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐड होगा, टैक्स बढ़ेगा। लेकिन उस बेनिफिट के अमाउंट पे एम्प्लॉय कोई एनआईसी नहीं देता। तो हमने कहा कि अगर 30340 अगर इतने का बेनिफिट इफ एडेड टू योर एम्प्लॉयमेंट इनकम, और आप इस बेस पे एक ऑलरेडी 40% के टैक्स पेयर हो, अगर 30340 आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में बढ़ जाए, ऐड हो जाए, तो तब आपका टैक्स भी 40% से इंक्रीज होना है। तो ये अमाउंट आ गई 12136। अगर इतना बेनिफिट आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड हो जाए तो आपकी मजीद टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, 12136 से बढ़ जाएगी। और हमने कहा इस सिचुएशन में वेयर द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद द कंपनी मोटर कार, तो इस सिचुएशन में हम एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखते हैं कि एम्प्लॉयज डू नॉट पे एनआईसीज ऑन द बेनिफिट्स रिसीव्ड। एंड बेनिफिट रिसीव होने पे एम्प्लॉयज कोई एनआईसी नहीं देते। हाँ, एम्प्लॉयर ने बेनिफिट प्रोवाइड किया है तो एम्प्लॉयर एनआईसी देगा, दैट इज अ क्लास 1A एनआईसी हुज पेमेंट रिस्पांसिबिलिटी लाइज विद एम्प्लॉयर। आप एक एम्प्लॉय हो, आप बेनिफिट रिसीव कर रहे हो, बेनिफिट रिसीव करने पे आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई एनआईसी नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय को ये एक बढ़ के सैलरी मिल जाए, 28,000 रुपए की इसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, तो इसकी आईटीएल और इसके एनआईसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम ये एम्प्लॉय की बात करें ना, सैमी स्मिथ इज एम्प्लॉय, तो मैंने यहाँ भी लिखा कि ये एम्प्लॉय एनआईसी की बात हो रही है। तो अब अगर एक बड़ी हुई सैलरी आपको मिल जाए तो यकीनन सैलरी आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम को बढ़ाएगी। एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी, और इसकी वजह से आपको इस सिचुएशन में कैश मिलने की वजह से आपका एनआईसी भी बढ़ेगा, क्योंकि इंक्रीज्ड सैलरी वुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रॉस कैश अर्निंग। और ग्रॉस कैश अर्निंग सैलरी एक ग्रॉस कैश अर्निंग है जिसपे एम्प्लॉय को क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी देना पड़ता है। ये कौन सा देना पड़ेगा? क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी। क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी ऑन द ग्रॉस कैश अर्निंग, ये इसको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी और एनआईसी भी बढ़ेगा। अगर इस सैलरी की बेस पे ऑलरेडी वो 40% पे टैक्स दे रहा है, तो अगर मजीद उसको 28,000 रुपए मिलेंगे तो उसका मजीद टैक्स भी 40% और बढ़ जाएगा, तो 11,200। और हमने कहा कि यहाँ पे अगर 28,000 की मजीद सैलरी बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि 65,000 की जब थी तो उसमें से कुछ अमाउंट नील, फिर डिफरेंस पे 12%, फिर उससे ऊपर पे 65,000 पे 2%, और उसके बाद अगर मजीद 28,000 भी बढ़ जाए, इसको मजीद बढ़ जाए, तो इसका मजीद एनआईसी भी 2% से बढ़ जाएगा। तो आज 28,000 का 2% अप्लाई करो तो एनआईसी आ जाएगा 560। तो अगर देखो, अगर कार प्रोवाइड की गई तो इसकी टैक्स और एनआईसी लायबिलिटी यहाँ पे दोनों को सम अप करके आप बोलोगे 12136। और अगर आज उसको ये एक बड़ी हुई सैलरी दे दी जाए, तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय सैमी स्मिथ के लिए टोटल अमाउंट हो जाएगी 11,200 प्लस 560, दैट इज 11,760। तो इसका एन इनकम टैक्स और एनआईसी दोनों की हमने बातें की और दोनों ऑप्शंस में रहते हुए बात की। तो ये तो हमारी सारी डिस्कशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय। अब यही अगली हम जो रिक्वायरमेंट बी देखने जाएंगे अपने पास,
रिक्वायरमेंट बी में हमें क्या बोल रहा है, जरा इस रिक्वायरमेंट को पढ़ें। रिक्वायरमेंट 2 इज एडवाइस स्मार्क लिमिटेड। अब बोल रहा है कंपनी को एडवाइस करो ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनी के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स और एनआईसी इंप्लीकेशंस क्या रहेंगी फॉर दिस ईयर एंड 5th अप्रैल 24 इफ कंपनी प्रोवाइड्स सैमी विद द कंपनी मोटर कार, एंड नंबर 2 इफ कंपनी पेज एम्प्लॉय एडिशनल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ऑफ 28,000। और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है 5 मार्क्स की। देखो जब एम्प्लॉय के लिए ये दोनों बातें थी कि इसकी इम्प्लीकेशंस बताओ, दैट वाज रिक्वायरमेंट फॉर 3 मार्क्स। एंड जहाँ पे अब कंपनी के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स और एनआईसी की इम्प्लीकेशंस है अंडर बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस, कि अगर कंपनी एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दे या उसको कार दे दे तो कंपनी के लिए क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी, ये 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और आगे नोट्स में हमें कह रहा है कि यू शुड एज्यूम दैट कंपनीज ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स आर लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ 50,000। तो ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि 19% टैक्स रेट अप्लाई होगा कंपनी के ऊपर। देखो वैसे कंपनी का टैक्स रेट स्मॉल प्रॉफिट रेट 19% है, मेन रेट 25% है, लेकिन ये तमाम डिपेंड करता है अगर कंपनी के यहाँ पे मेंशन है कि augmented profits are less than the lower limit of 50,000, so obviously rate of tax will be 19%। और आगे बोल रहा है यू शुड इग्नोर वैट एंड एनआईसी एम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू शुड इग्नोर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अब कंपनी के प्रिस्पेक्टिव से, हम सोचने जा रहे हैं कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक कार प्रोवाइड करे जिसमें बेनिफिट है 30340, तो ये देखो कंपनी एक एम्प्लॉय के लिए कुछ भी करे उससे कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होती है। आई रिपीट, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी प्रोवाइड करे उससे कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज होती है, एक्सपेंस बढ़ता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस कंपनी के प्रॉफिट में से डिडक्ट होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे। एक्सपेंस बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स लायबिलिटीज भी कम हो जाती हैं। तो अगर एक तरफ ये इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पे कंपनी के एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली यही एक्सपेंस आपके प्रॉफिट्स को कम करेंगे। प्रॉफिट्स का कम होना तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज भी फिर कंपनी की कम हो जाएंगी। तो इस पे हम जरा बात करते हैं स्मार्क लिमिटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोवाइड्स एम्प्लॉय विद द कंपनी कार और इसमें बेनिफिट होगा 30340। ये और इस ऑप्शन में रहते हुए कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। कितनी तरह के एक्सपेंस जरा बात करते हैं। पहला तो है कार रेंटल। भाई फ्री में तो गाड़ी नहीं ना, लीज्ड कार है ये रेंटल कार है, कंपनी ने रेंट पे करना है, तो कार रेंटल एक्सपेंस इंक्रीज होगा। अच्छा, एनुअल कॉस्ट मुझे दी हुई थी, एनुअल कॉस्ट ऑफ 27720, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पे कि 27720 अगर इसकी एनुअल कॉस्ट है तो हमें मालूम है कि यहाँ पे इसका 85% और 15% अलाउड और डिसअलाउड यहीं पे कर दो। 85% 23562 और इसका 15% बनेगा 4158। तो हमने कहा एक ऐसी कार जिसका सीएट एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है, तो उस कार के लिए आपका बेसिकली जो कार रेंट एक्सपेंस है वो आपका जो आपके अकाउंट से माइनस हो सकता है, दैट कुड बी 85% ऑफ द रेंटल अमाउंट। तो 23562 इज अलाउड रेंटल, 23562 आप पूरा नहीं माइनस कर सकते। अगर कार का सीट एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से कम होता तो मैं पूरा 27720 यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करता। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कंपनी ने जो गाड़ी रेंट पे ली है इसका सीओ एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है, तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे इसका 85% एक्सपेंस अलाउड होगा, 15% डिसअलाउड होगा। डिसअलाउड को हमने कुछ भी नहीं करना, जो अलाउड है उसको उसको एज एन एक्सपेंस यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब अगली बात सुनो। कार प्रोवाइड करना, क्लास 1 ए एनआईसी देना पड़ेगा, बिकॉज प्रोवाइडिंग कार इज अ बेनिफिट एंड ऑन बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स हैज टू पे employer has to pay class 1 A NIC, class 1 A NIC on providing benefit, on providing benefit। तो यहाँ पे बेनिफिट की जो अमाउंट है दैट इज 30340, दैट इज अ बेनिफिट। और इसका अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट का अगर परसेंटेज याद हो क्लास 1 A, तो दैट इज ऑलवेज 13.8%। तो इस पे 13.8% का बेनिफिट मल्टीप्लाई करवा लो, दैट इज 4187।
अगर इन दोनों को एडअप कर लोगे तो कंपनी के इस ऑप्शन को प्रोवाइड करने के, जहां पे एक एम्प्लॉय को गाड़ी दी जा रही है, तो कंपनी के अल्टीमेटली एक्सपेंस इंक्रीज होंगे 27749 से। अब अगली बात सुनो, अगर कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटीज कम होंगी, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस डिक्रीज प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करवा के कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है। अगर आप यहाँ पे बोलो कि कंपनीज एक्सपेंसेस हैज बीन इंक्रीज बाय 27749 से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो 27749 से प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। और अगर कंपनी का टैक्स रेट 19% है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 5272 से कम हुई होगी। देखो, दो अलग बातें हैं हमारे पास। एक कार का जो बेनिफिट है ये अलग चीज है, एम्प्लॉयमेंट इनकम पर्पसेस के लिए कैलकुलेट हुआ, ये एनआईसी पर्पसेस में यूज होगी अमाउंट 30430 प्लस ये जो अमाउंट 27720 है, ये कार रेंटल है जो हम अपने सप्लायर को इन एक्चुअल पे करना है हमने। लेकिन इसको हम पूरा यहां से क्यों नहीं माइनस कर सकते, बिकॉज इस कार का सीओ एमिशन 85 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा था, तो इसका 15% डिसअलाउड हो गया। सॉरी, इस कार का सीओ एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा था, तो इसका 85% अलाउड एक्सपेंस होगा, जिसको हम अपने अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस शो कर सकते हैं। और इस कार का 15% डिसअलाउड होगा। ये हम एक पॉइंट देखते हैं ट्रेडिंग इनकम में, कि अगर कार का सीए डोमेशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा हो तो 15% ऑफ द लीज रेंटल। फॉर रेंटल कार दिस इज रूल, कि अगर कार का सीओ डोमेशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा हो तो उस कार का 15% जो लीज रेंटल एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाता है, और 85% अलाउड होता है। अच्छा, हम अब अगले ऑप्शन की बात करें, कि अगर अब ये स्मार्ट लिमिटेड, अब ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को अगर बढ़ा के सैलरी दे देगी, मींस पेइंग एडिशनल सैलरी ऑफ 28,000, तो अब इसके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे एक तरफ तो, और दूसरी तरफ इसकी टैक्स लायबिलिटीज कम होंगी। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंस इंक्रीज होंगे? जिस तरह मैंने यहाँ पे तो किया था ना, एक कार रेंटल एक्सपेंस था, दूसरा उस बेनिफिट पे एनआईसी था। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज होगा? तो भाई यहाँ पे एक एक्सपेंस इंक्रीज होगा सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि अब यहाँ पे एडिशनल सैलरी दी जाएगी ना एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे कंपनी के हिसाब से सोचो कि इस कंपनी का सैलरी एक्सपेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मजीद 28,000 रुपए की सैलरी देगी। और दूसरी बात सुनो, सैलरी प्रोवाइड करना एक ग्रॉस कैश अर्निंग है, और कंपनी बीइंग एम्प्लॉयर ऑल्सो पे क्लास वन एम्प्लॉयर, और क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी को नाम दिया जाता है सेकेंडरी एनआईसी ऑन द ग्रॉस कैश अर्निंग। अब स्मार्ट लिमिटेड इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर विल वुड बी पेइंग क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी ऑन दिस अमाउंट, बिकॉज दिस अमाउंट इज ग्रॉस कैश अर्निंग्स। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर सैलरी एक्सपेंस के साथ साथ क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी भी बढ़ जाएगा, क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी ऑन ग्रॉस कैश अर्निंग्स। अच्छा, एम्प्लॉयर ऑलरेडी इसको 65,000 की सैलरी दे रहा है। अभी एम्प्लॉयर वाली कहानी देख लो, इस 65,000 में से 9100 पे कुछ नहीं था, एम्प्लॉयर बाकी डिफरेंस अमाउंट पे 13.8 दे रहा होगा। और इस एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में यहाँ बोला था कि दिस एम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल नॉट बी अवेलेबल, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा था, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के पॉइंट लिखा था कि ये एम्प्लॉयमेंट अलाउंस अवेलेबल नहीं होगा। तो हमने कहा कि अगर एम्प्लॉयर अभी करंटली 65,000 जो इसके एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग सैलरी दे रहा था, उस पे ये करंटली अपना जो एम्प्लॉयर एनएसी 13.8 पे दे रहा था, अब अगर अपने ये एम्प्लॉय को मजीद 28,000 रुपए की सैलरी और भी बढ़ा दे, तो उसपे मजीद एनआईसी इसका कितने से बढ़ जाएगा? 13.8 से बढ़ जाएगा। तो हमने कहा कि ये 28,000 की अगर सैलरी इंक्रीज करे, तो इस पे मजीद इसको जो ग्रॉस कैश अर्निंग वाला एम्प्लॉयर एनआईसी है, एम्प्लॉयर क्लास वन सेकेंडरी एनआईसी है, वो भी 13.8 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 28,000 इंटू 13.8%, दैट्स गिविंग अस 3864। इस सिचुएशन में कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए 31864। अब इस सिचुएशन में लायबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी? तो हमने कहा एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। तो एक्सपेंस कितने से बढ़ा? यहाँ पे 31864 से एक्सपेंस बढ़ा, तो आपका प्रॉफिट 31864 से कम हुआ होगा। अगर इसको मैं कॉर्पोरेशन टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो हम रिजल्टिंगली हम कहेंगे कि यार टैक्स लायबिलिटी, कंपनीज कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 6054, इतनी अमाउंट से कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। तो इस सिचुएशन नंबर टू में, इस ऑप्शन नंबर टू में, जहां पे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एडिशनल सैलरी देगा, तो वहां पे अल्टीमेटली आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो आपका प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो टैक्स लायबिलिटीज भी कम होंगी।
तो अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब देखो पिछली दो रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा था, एडवाइस करो, एडवाइस कंपनी और एडवाइस एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एडवाइस का मतलब टैक्स इम्प्लीकेशंस बताओ कि क्या होगा हर ऑप्शंस में रहते हुए। हर ऑप्शन में रहते हुए क्या होगा, ये हमारी एडवाइस करना था, ये रिक्वायरमेंट 1 और 2 में था। अब देखो क्या रिक्वायरमेंट चेंज होगी, बोल रहा है डिटरमाइन, यानी कि कुछ कंक्लूजन बताना है, कुछ कंक्लूड करना है, कुछ समराइज करना है, कुछ विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड वैल्यूज कुछ कुछ फाइनल करना है। कह रहे डिटरमाइन विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव इज द मोस्ट बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्मार्ट लिमिटेड। कह रहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इन दो में से कोई कौन सी चीज देना कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर है। देखो अगर मैं एक कंपनी हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को भले गाड़ी दे दूं, भले सैलरी बढ़ा के दूं, मेरे लिए तो एक्सपेंस है ना, मेरे लिए तो कॉस्ट है ना। मैं कंपनी हूं, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा जिसमें मेरी कॉस्ट कम लगेगी। तो ये आपकी 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। यू नीड टू चेक, यू नीड टू डिटरमाइन, यू नीड टू कंक्लूड दैट विच ऑप्शन इज बेहतर फॉर स्मार्क लिमिटेड। तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया, ये एम्प्लॉय के हिसाब से भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कंपनी के प्रिस्पेक्टिव से पूछा गया कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी चीज देना कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर है जिसमें कंपनी की कॉस्ट कम इंकर हो। तो इसमें जो करना है वो एक आपके सामने एक माइंड मैप दिया हुआ है, एक फुट स्टेप दिए हुए हैं। आप इनमें जरा सोचो स्मार्ट लिमिटेड के हवाले से। प्रोवाइडिंग कार होगा तो कंपनी के लिए क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, और अगर यही प्रोवाइडिंग एडिशनल सैलरी होगा तो कंपनी के लिए क्या हिसाब किताब रहेगा। तो हमें ये दोनों बातें कंपनी के लिए सोचनी है। अच्छा अब सुनो एक चीज, भले कार प्रोवाइड करो, भले आप दूसरा ऑप्शन दो, कैश आउटफ्लोज होंगे कुछ तरह के। यहाँ पे पहला कैश आउटफ्लो होगा, ये गाड़ी रेंटल कार होगी, तो आपने अपने जो जो सब जो जो वेंडर है, जो कार का मालिक है, जो रेंटा कार का ऑनर है, जिससे आपने गाड़ी रेंट पे ली, उसको आपने रेंट देना होगा। लेकिन कितना रेंट देना होगा, सोचो कैश आउटफ्लो कितना होगा। भाई पूरा रेंट देना होगा ना, 2720 जो एनुअल रेंटल कॉस्ट है, वो तो आपसे पूरे पैसे लेगा ना। ऑल दो इसमें से 85% आपके लिए अलाउड एक्सपेंस था, आपने अपने अकाउंट में से 23,562 रुपए माइनस कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन उस सप्लायर को इससे क्या ताल्लुक कि आप अपने अकाउंट में से कितना एक्सपेंस माइनस करे और नहीं करे, वो तो आपसे पूरे पैसे लेगा ना, जितने कि उसने कार रेंट आपसे तय किया, वो तो पूरा 27,720 आपसे लेगा। ये बात समझ आ गई। तो प्रोवाइडिंग कार में पहला आउटफ्लो है आपका कार आउट, कैश आउटफ्लो में रेंट एक्सपेंस आपने जो पे किया, रेंटल पेड। फिर इस सिचुएशन में दूसरा एक्सपेंस है एनआईसी पेड। इस सिचुएशन में दूसरा एक्सपेंस है आपका एनआईसी पेड, कैश आउटफ्लो बेसिकली। वो कैश आउटफ्लो है एनआईसी पेड। पहला आप एक्सपेंस दे रहे हो वेंडर को, दूसरा आप दे रहे हो एचएमआरसी को। इस सिचुएशन में एचएमआरसी को आप एनआईसी देने जा रहे हो 4187 का, 4187। अगर आप इन दोनों को सम अप कर लो, यू आर गेटिंग अ टोटल वैल्यू ऑफ 31907। लेकिन अल्टीमेटली इस पूरी सिचुएशन में आपकी टैक्स लायबिलिटीज भी तो कम हुई थी। एक तरफ कॉस्ट बढ़ी थी लेकिन एक्सपेंस बढ़े थे, तो टैक्स लायबिलिटीज भी कम हुई थी। 5272 इज द टैक्स सेविंग इन दिस सिचुएशन, जो हमने पिछली स्लाइड पे फाइंड किया था। और इन दोनों को एडलेस कर लो, नेट ऑफ कर लो, तो नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी इज कैलकुलेटेड एज 26635। यही कुछ इस तरह की सोच आप यहाँ पे भी करोगे। यहाँ पे किस तरह के कैश आउटफ्लोज होंगे, एक तो सैलरी पेड, एक बड़ी भी सैलरी आप एम्प्लॉय को दोगे तो 28,000 रुपए का कैश आउटफ्लो यहाँ होगा। फिर इस पे आप एनआईसीज भी दोगे, एनआईसीज भी हम पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट करके आए, ग्रॉस कैश अर्निंग पे एम्प्लॉयर एचएमआरसी को जो एनआईसी दे रहा होगा दैट विल बी 3864। इन दोनों को अगर एडअप करवा लो, वी आर गेटिंग अ टोटल ऑफ 31864। लेकिन इस सिचुएशन में रहते हुए भी टैक्स सेविंग होगी, और टैक्स सेव होगा 6054 से, तो उस टैक्स सेविंग को यहाँ पे नेट ऑफ किया, इन दोनों को एडलेस करके यू विल गेट द नेट कॉस्ट फॉर द कंपनी इन दिस सिचुएशन इज 25810। अब बताओ कौन सा ऑप्शन बेहतर है कंपनी के लिए। तो भाई आप बोलोगे कि कंपनी के लिए ये वाला ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की कॉस्ट आ रही है 25810 एज कंपेयर टू 26,635। तो आप इनमें से जो लोअर है, लोअर कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, लोअर ऑप्शन इज दिस, so that's paying additional salary would be beneficial for कंपनी। तो हमने कहा कि कंपनी अगर
एडिशनल सैलरी दे दे तो वो उसमें कंपनी की कॉस्ट कम पड़ी है 25,810। अगर कंपनी एक गाड़ी प्रोवाइड करेगी देन द नेट कॉस्ट फॉर कंपनी विल बी 26,635। अगर यही रिक्वायरमेंट एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से पूछी होती कि बताओ सैमी को क्या लेना चाहिए, सैमी स्मिथ को इन दोनों में से क्या चीज लेनी चाहिए, तब आप सैमी के लिए क्या बोलते? आप बोलते सैमी के लिए इस ऑप्शन में इसके जहां पे इसको टैक्स देना पड़ेगा, जहां पे इसको एनआईसीस देना पड़ेंगे वो 12136 है, और दूसरे ऑप्शन में भी इसको टैक्स और एनआईसीस देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट इसकी 11,760 है। तो यहाँ एम्प्लॉय के लिए भी कौन सा ऑप्शन बेहतर होता? पूछा नहीं हुआ। अगर पूछा होता हम तब भी यही कहते कि भाई इन दोनों में से एम्प्लॉय के लिए भी लोअर कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, कि टैक्स लायबिलिटीज और एनआईसीस को मिला के यहाँ पे 11,760 आ रहा है, which is less than 12,136. So getting additional salary is also beneficial from the point of view of employee as well as कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये डिसाइड किया कि कंपनी भी जब एडिशनल सैलरी देगी तो सिचुएशन में नेट कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज लोअर एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शन। तो सर मैं हम तो बीच में थोड़ा चला गया था। अपने पास सब एक कंपैरिजन डिस्कस करते हैं इन बिटवीन द कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स, सीजीटी और आईएसटी का क्विक कंपैरिजन। इसके बाद हम फौरन से इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे। देखो कैपिटल गेन टैक्स, आईएसटी, ये दोनों वैसे टॉपिक हमारे पास सेक्शन सी में 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स एक एक सिनेरियो इन दोनों से आता है। अब इनके कुछ हम क्विकली पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स और आईएसटी ये अराइज किस पे होते हैं, यानी कि किस पे अप्लाई होते हैं? जिंदगी में एसेट्स के सेल करने पे, गिफ्ट या मार्केट वैल्यू से कम पे बेचने पे, या लाइफ टाइम ट्रांजैक्शन ओनली, डेथ के वक्त अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर सीजीडी नहीं लगता। ये तमाम चीजें अगर जिंदगी में हो रही हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं। आईएसटी किस पे अराइज होता है? गिफ्ट्स और सेल्स एट अंडर वैल्यू आइदर चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर, सीएलटी। अगर आईएसटी के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर एक पर्सन अपनी जिंदगी में कोई एसेट ट्रस्ट को दे दे तो वो सीएलटी होता है, और अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई एसेट किसी दूसरे इंसान को दे दे तो वो पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर होता है। तो आईएसटी में रहते हुए ये दो तरह के लाइफ टाइम एसेट्स और प्लस डेथ स्टेट, ये तमाम चीजें डेथ के वक्त आपकी टैक्स होती हैं। तो हमने कहा, पहले हमने देख लिया कि कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है, अगर कोई एसेट जिंदगी में आप सेल करो, गिफ्ट करो, मार्केट वैल्यू पे बेचो, मार्केट वैल्यू से कम पे बेचो, लेकिन सिर्फ लाइफ टाइम ट्रांजैक्शंस पे। और आईएसटी मेजरली मेजरली डेथ ट्रांजैक्शंस पे, कि अगर डेथ के वक्त पिछले 7 साल में आपने कोई पीईटी सीएलटी किए थे तो वो भी डेथ के वक्त टैक्सेबल हो जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम जो आपने डेथ के वक्त स्टेट एक पर्सन की कैलकुलेट होगी वो भी आईएसटी उस पर भी अप्लाई होगा। कैपिटल गेन टैक्सेस में रेलिवेंट वैल्यू कौन सी होती है जिसमें हम हमेशा अपना डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं? वो मार्केट वैल्यू होती है। बेशक आपने एक एसेट किसी अपने कनेक्टेड पर्सन को गिफ्ट ही क्यों ना किया हो, लेकिन तब भी हम उस डिस्पोजल को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। और आईएसटी में रहते हुए हम डिमिनिशन इन वेल्थ या रिडक्शन इन स्टेट इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, यानी कि फॉल इन वैल्यू ऑफ द डोनर्स स्टेट, इसकी बेस पे एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम नॉर्मली सीखते हैं कि वैल्यू बिफोर गिफ्ट, वैल्यू आफ्टर गिफ्ट, डिफरेंस इज वैल्यू ऑफ गिफ्ट। तो ये डिमिनिशन इन इन वेल्थ और रिडक्शन इन स्टेट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम आईएसटी में एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफर टू स्पाउसेस और सिविल पार्टनर्स इन कैपिटल गेन टैक्सेस, सच ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट नो गेन नो लॉस एंड सच ट्रांजैक्शन अंडर आईएसटी आर ऑलवेज एग्जाम्ड। Importance of timing, yes, it is important to know about the timing of the transfer or sale or gift, because हमें ये क्यों कंसिडर करना जरूरी होता है? बिकॉज हमें अपने लॉसेस की यूटिलाइजेशन को प्लान करना होता है, हमें एनुअल एग्जाम्पशन मिल रही है नहीं मिल रही ये प्लान करना होता है, हमें रेट ऑफ टैक्सेस की ये एसेट किस डेट में किस फिस्कल ईयर में डिस्पोज हो रहा है, उस साल की एनुअल एग्जाम्पशन कितनी, उसके उस साल के उस ईयर के कैपिटल गेन टैक्स रेट्स क्या है, तो हमें ये तमाम चीजें डिसाइड करनी होती हैं। इसीलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टाइमिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडर सीजीटी एज वेल एज अंडर आईएसटी। अब आईएसटी में क्यों ये कंसिडर करना जरूरी होता है? बिकॉज जिस टाइम में ये एसेट ट्रांसफर हो रहा है, क्या उस साल की कोई एनुअल एग्जाम्पशन, आईएसटी में एनुअल एग्जाम्पशन 3000 है, कैपिटल गेन टैक्स में एनुअल एग्जाम्पशन 6000 है। तो आपको ये कैपिटल गेन टैक्स की एनुअल एग्जाम्पशन 6000 और आईएसटी की एनुअल एग्जाम्पशन 3000, और हमें पता है आईएसटी में एनुअल एग्जाम्पशन इस साल के अलावा अगर प्रीवियस ईयर की हो तो वो भी अवेलेबल हो जाती है, वो भी हम माइनस कर सकते हैं। अगर ये प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस फिस्कल ईयर में कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर ना हुआ हो तो हम प्रीवियस ईयर की भी एनुअल एग्जाम्पशन को कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हुए माइनस कर सकते हैं। प्लस
इंपोर्टेंस ऑफ टाइमिंग में कह रहा है द यूज ऑफ नील रेट बैंड इन द प्रीवियस 7 years, ये 7 year क्यूमुलेशन पीरियड की बात हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेपर रिलीफ के ट्रांसफर डेट और डेथ डे में जो गैप है उसकी बेस पे हम टेपर रिलीफ देख सकते हैं कि मिलेगा या नहीं। और टेपर रिलीफ क्लेम करने के लिए मेनली 3 to 4 years का टाइम गैप होना चाहिए इन बिटवीन द ट्रांसफर डेट एंड द डेथ डेट। फिर आगे बोला नो आईएसटी ऑन डोनर्स स्टेट इफ सर्वाइव गिफ्ट फॉर 7 years, कि अगर एक एसिड ट्रांसफर करने के 7 साल के बाद एक पर्सन की डेथ हो तो वो डेथ के वक्त वो जो मोर देन 7 years वाले आपके एसिड्स होंगे वो एग्जम्प्ट होंगे एट टाइम ऑफ डेथ। नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास कुछ इस तरह की डिस्कशन है विद रिस्पेक्ट टू सीडीटी एंड आईएसटी। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पशंस हैं, सीडीडी में रहते हुए मल्टीपल एग्जाम्पशंस हम ले रहे होते हैं। वेरियस एसिड्स आर एग्जाम्प्ट इंक्लूडिंग द वेस्टिंग चैटल, लो वैल्यू नॉन वेस्टिंग चैटल, द मेन रेजिडेंस। याद है मेन रेजिडेंस में पीपीआर, 100% पीपीआर, पार्शियल रिलीफ और उसके बाद लेटिंग रिलीफ वगैरह वगैरह, ये तमाम तरह की एग्जाम्पशंस आपके पास कैपिटल गेन टैक्सेस में होती हैं। और देयर इज आल्सो एन एनुअल एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ 6000, राइट। यही आईएसटी में भी कुछ एग्जम्पशंस होती हैं विच आर ऑल एसेट्स आर सब्जेक्ट टू आईएसटी विद वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ओवरसीज एसेट्स ओन्ड बाय ओवरसीज डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल्स। इसके अलावा सर्टेन लाइफ टाइम गिफ्ट्स आर एग्जाम और स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्पशन होती है, मैरिज एग्जाम्पशन होती है। ये वाले जो पॉइंट है ना, ये मेनली ये आपके 80x लेवल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। और आगे बोल रहा है कि गिफ्ट आउट ऑफ इनकम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसे हमने पढ़ा था। और इसके अलावा एनुअल एग्जाम्पशन यहाँ भी अवेलेबल है और आईएसटी में एनुअल एग्जाम्पशन 3000 के विच कैन बी अवेल्ड ऑन लाइफ टाइम ट्रांसफर्स। तो बेसिकली ये पॉइंटर्स ये हमें मालूम सब कुछ है, हमें सीडीडी भी आता है पूरा, हमें आईएसटी भी आता है, लेकिन ये कंपेरियन पॉइंटर्स है, हमें बहुत सारी चीजें रिकॉल करने में आसानी होगी। और लास्ट में हमें बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिलीफ्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एसेट। रिमेंबर कि जब एक बिजनेस एसेट हो तो कैपिटल गेन टैक्स में शायद रोल ओवर रिलीफ मिले, होल्ड ओवर रिलीफ मिले, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिले, कनेक्टेड पर्संस के दरमियान गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ मिले। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए शर्त क्या थी कि एसेट मस्ट बी द बिजनेस एसेट। तो हमने कहा कि डिफरेंट तरह के ये तमाम इन्वेस्टर रिलीफ वगैरह वगैरह, बीएडीआर, ये तमाम तरह के रिलीफ्स के लिए एक शर्त ये थी कि एसेट्स का बिजनेस एसेट होना जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे रिलीफ्स आपके आईएसटी में भी अवेलेबल होते हैं अगर एक बिजनेस एसेट हो, लेकिन वो बिजनेस एसेट से रिलेटेड इनहेरिटेंस टैक्स के रिलीफ्स को जानना हमारे लिए टीएक्स लेवल पे जरूरी नहीं है। ऑल दीज आर कवर्ड एट एटीएक्स लेवल। जितनी भी बात हमने अभी क्विक डिस्कशन की विद रिस्पेक्ट टू आईएसटी एंड सीडीटी, तो इसकी बेस पे हमारे पास एक छोटा सा ये क्वेश्चन है और हमें रिक्वायरमेंट में बोला है कि आपने इमीडिएट आईएसटी एंड सीडीटी इंप्लीकेशंस बतानी। इमीडिएट का मतलब फौरन से, फौरन का मतलब एट टाइम ऑफ ट्रांसफर के क्या क्या इंप्लीकेशंस है आपने वो बतानी है कि एट टाइम ऑफ ट्रांसफर सीडीडी के अंदर क्या इंप्लीकेशंस होंगी और आईएसटी के अंदर क्या इंप्लीकेशंस होंगी। तो आपने इमीडिएट इंप्लीकेशन बतानी है अंडर सीडीडी एंड आईएसटी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली और इसके बाद पढ़ने के बाद आप इसके कुछ पॉइंटर्स अपने पास बनाएं और उन पॉइंटर्स की बेस पे हम यहाँ पे इसका कुछ एक आंसर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। कीप रिमेंबर दिस इज नॉट कंप्लीट 10 मार्क क्वेश्चंस, ये एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है जस्ट टू कंक्लूड द डिस्कशन वी हैड फॉर सीडीटी एंड आईएसटी। तो इसके कुछ पॉइंटर्स को मेन लिखने लिखाने के पर्पस के लिए ये क्वेश्चन हमारे सामने, जरा देखिए इसमें क्या करना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सीडीटी एंड आईएसटी कंपेरिजन on 4th May 23, and this date is basically in the fiscal year 23-24, he made a gift to his son। अगर सीजीडी perspective से सोचो तो ये connected person है और अगर आईएसटी perspective से सोचो तो ये पीईटी है, क्योंकि सन सीजीटी में रहते हुए एक कनेक्टेड पर्सन है और आईएसटी perspective से पर्सन टू पर्सन वो कोई भी पर्सन हो सकता है। दैट ट्रांसफर इज पीईटी, पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर। डी मेड अ गिफ्ट of 15,000 pound one ordinary share in ABC Limited, which is an unquoted इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये अनकोटेड का वर्ड अगर हम सोचें जरा कैपिटल गेन टैक्स पर्सपेक्टिव से, वी रिमेंबर वन थिंग दैट अनकोटेड कंपनी शेयर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एसेट। अगर आप कनेक्टेड पर्संस के हिसाब से सोचो कि ये कनेक्टेड पर्सन भी है, बिजनेस एसेट भी है, गिफ्ट है, लेकिन स्टिल ट्रांजैक्शन को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि रेलिवेंट वैल्यू फॉर कैपिटल गेन टैक्सेस इज ऑलवेज अ मार्केट वैल्यू। तो अगर ये कनेक्टेड पर्सन है, शेयर्स बिजनेस एसेट हैं,
तो ये एसेट एक पहली चीज गिफ्ट हो या लेस देन मार्केट वैल्यू पे सेल हुआ हो, इस एसेट का डिस्पोजल हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। प्लस एट द सेम टाइम अगर ये दोनों कंडीशन भी मीट हो गई कि बिजनेस एसेट प्लस कनेक्टेड पर्सन, तो ये दोनों लोग मिलके, ये दोनों पर्सन मिलके गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ क्लेम करने के लिए शर्त क्या है? एसेट बिजनेस एसेट और बोथ द पर्सन गिफ्टर एंड गिफ्टी, सेलर और बायर, बोथ शुड एग्री टू क्लेम द रिलीफ। आगे बोला before the transfer, D owned 60,000 shares out of ABC Limited's issued share capital of 100,000 पॉइंट वन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अगर आप इसके एग्जिस्टिंग होल्डिंग देख लो तो इसके पास 60% शेयर्स ऑफ द कंपनी है, और इसमें से इसने अगर 60 में से इसने 15,000 शेयर्स अपने सन को गिफ्ट किए, तो आफ्टर गिफ्ट इसके पास 45% शेयर होल्डिंग होगी, और 45,000 शेयर्स विल रिप्रेजेंट द 45% होल्डिंग ऑफ द कंपनी। आगे बोला एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर वर्थ 18 फॉर a होल्डिंग ऑफ 60, और 10 फॉर अ होल्डिंग ऑफ 45 एंड 8 फॉर अ होल्डिंग ऑफ 15। आगे बोला ही परचेज दीज शेयर्स फॉर 90,000 a few years ago एंड assuming this is his first lifetime transfer ever। पहले इसी ट्रांजैक्शन को हमने तमाम चीजों को कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से सोचना है, और फिर इन्हीं तमाम चीजों को हमने आईएसटी पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो जरा सोचना शुरू करते हैं। हमने कुछ जल्दी जल्दी पॉइंट पढ़ते हुए मार्क किए, इसको जरा आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे शेयर्स आर गिफ्टेड टू अ कनेक्टेड पर्सन। ये सारा कुछ कैपिटल गेन टैक्स पर्सपेक्टिव से। शेयर्स आर गिफ्टेड टू अ कनेक्टेड पर्सन एंड दीज शेयर्स आर considered as a business asset. Why these shares are a business asset? Because unquoted company shares are always treated as a business asset. अगला पॉइंट, हमें इमीडिएट इंप्लीकेशंस बतानी है, पूरी शुरू से एंड तक की स्टोरी नहीं बतानी, सिर्फ सिर्फ ट्रांसफर के टाइम की बात करनी है। आगे मैंने बोला कि दीज गिफ्टेड शेयर्स, मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे दोबारा गिफ्टेड का वर्ड यूज किया, क्योंकि हमें मालूम है कि कनेक्टेड पर्संस के दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन हो, भले गिफ्ट हो या सेल एट लेस देन मार्केट वैल्यू हो, हम हमेशा उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। दीज गिफ्टेड शेयर्स डिस्पोजल is to be recorded at market value, and this market value is 120,000। हाउ? अब आप सुनो, सोचो, समझो जरा। इसने अपने सन को कितने शेयर्स ट्रांसफर किए? 15,000। 15,000 शेयर्स, अगर 15,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू के मुताबिक देखो, तो वर्थ बन शेयर होल्डिंग बनती है 15%, क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल है 1,15,000 शेयर डिवाइड बाय 100,000, 15% होल्डिंग के मुताबिक हर शेयर की वर्थ बनेगी 8। तो 15,000 शेयर्स इंटू 8, तो टोटल डिस्पोजल वैल्यू होगी 120,000 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्सेस। मार्केट वैल्यू ये बनेगी इन 15,000 शेयर्स की। आगे बोल रहे हम द गेन, कि जो भी गेन होगा, व्हाट्स एवर इज अ गेन अमाउंट, द गेन ऑन द डिस्पोजल, हमें सिर्फ इमीडिएट इंप्लीकेशंस बताने। द गेन ऑन डिस्पोजल कैन बी कवर्ड, कि जो भी गेन आ भी गया अगर, दैट कैन बी कवर्ड बाय गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ इफ। क्यों गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ? बिकॉज एक तो बिजनेस एसेट है, दूसरा कनेक्टेड पर्संस के इन बिटवीन ट्रांजैक्शन है। तो द गेन ऑन द डिस्पोजल कैन बी कवर्ड बाय गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ बोथ पर्संस इफ बोथ पर्संस आर एग्री टू क्लेम। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सोचना होता है कि किस हेड के रिलेटेड बात की जा रही है। उस हेड से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन की जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, वो आपने हाईलाइट करने होती हैं। आपको ये इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है आपने लिखने पे ज्यादा तवज्जो देनी है रेदर कैलकुलेशंस। आपने इम्प्लीकेशंस का मतलब, जो इम्प्लीकेशंस टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगी वो बतानी है। कैलकुलेशन सिर्फ करके नहीं दिखानी, आपने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, और ज्यादा आपका एम्फिसाइज, आपके आंसरिंग टून आपकी एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, लिखने लिखाने वाली होनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट हमने लिखा था, गेन ऑन द डिस्पोजल कैन बी कवर्ड बाय गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ इफ बोथ द पर्संस आर एग्री टू क्लेम। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम आईएसटी पर्सपेक्टिव से सोचें, तो हमें मालूम है कि आईएसटी पर्सपेक्टिव से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर पीईटी होता है, और आईएसटी पर्सपेक्टिव से इस किसी भी एसिड की वैल्यू निकलती है फॉल इन वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। फॉल इन वैल्यू को हम डिमिनिशन इन स्टेट भी कहते हैं और रिडक्शन इन वेल्थ भी कहते हैं। डिमिनिशन इन स्टेट और रिडक्शन इन वेल्थ, या इसके मुताबिक ही निकलती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप हेडिंग मार्क करोगे वैल्यू बिफोर गिफ्ट।
गिफ्ट करने से पहले इसके पास 60,000 शेयर से 60,000 शेयर के मुताबिक इसकी शेयर होल्डिंग 18 थी, तो इसके हर शेयर की वर्थ 18 थी। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10,80,000 वैल्यू बिफोर गिफ्ट आई। वैल्यू आफ्टर गिफ्ट 60,000 में से 15,000 शेयर्स मान गिफ्ट करने के बाद इसके पास 45,000 शेयर्स बाकी थे। 45% शेयर्स के मुताबिक बाद में इसके हर शेयर की वर्थ हो गई 10, तो ये 450,000 इसके वैल्यू आफ्टर गिफ्ट हो गई। अब इसकी स्टेट कितने से कम होगी? अब आप सोचो एक पर्सन जिसकी स्टेट 10,80,000 थी, ये गिफ्ट करने की वजह से उसकी स्टेट सिर्फ 4,50,000 रह गई। तो भाई जो फिर स्टेट कम हो गई वही उन एसेट्स की वैल्यू थी। ये 15,000 शेयर्स जो पीईटी किया इसकी वैल्यू आ गई इन दोनों का डिफरेंस 630,000। अब इसमें से ये जिस टाइम में ये शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उस साल की एनुअल एग्जम्पशन और हमने मार्क किया था दिस एसेट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द फिस्कल ईयर 23-24। इस साल की एनुअल एग्जम्पशन 3,000 plus at the same time annual exemption of previous year can also be taken because this point was mentioned कि ये उसका फर्स्ट लाइफ टाइम ट्रांसफर है। तो हमने 21-22 की 22-23 फिस्कल ईयर की भी एनुअल एग्जाम्पशन अपने पास माइनस की। आफ्टर डिडक्टिंग दीज टू एग्जाम्पशन फाइनली वी आर गेटिंग एज नेट पीईटी वैल्यू, एंड दिस नेट पीईटी वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 624,000। और ये 6,24,000 की जो नेट पीईटी वैल्यू आ गई दिस इज एग्जाम फ्रॉम आईएसटी बिकॉज पीईटीज आर ऑलवेज एग्जाम्ड एट टाइम ऑफ ट्रांसफर। हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एंड दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू मैरिड कपल टैक्स प्लानिंग। और बेसिक बैकग्राउंड हमें कह रहे हैं एच एंड आई आर मैरिड कपल। करंट सिचुएशन दोनों की क्या है कि करंटली क्या हो रहा है, एच इज करंटली सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये बंदा अपना काम कारोबार कर रहा है, इसका अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। एंड इज फॉरकास्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 24। कौन से ईयर एंड के लिए बात कर रहा है? 5 अप्रैल 24। इफ अ ईयर इज एंडिंग ऑन 5 अप्रैल 24, सो बेसिकली ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 6 अप्रैल 23 को स्टार्ट हुआ होगा। इस दिन एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ होगा और ये अकाउंटिंग पीरियड इस दिन आके एंड हो रहा है। तो भाई ये जो अकाउंटिंग पीरियड है यही तो आपका फिस्कल ईयर भी है। यानी कि जो अकाउंटिंग पीरियड है दैट्स एग्जैक्टली सेम एज फिस्कल ईयर। तो इस पर्सन का ये फोरकास्ट का मतलब ये एक अंदाजा है कि इससे अगले साल का प्रॉफिट 1 लाख होगा। एंड प्लस ये 1 लाख ये आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा, इसमें कोई टैक्स एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मैं खुद भी मेंशन कर दूं, नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो वो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको दिए गए होते हैं, यानी कि नो टैक्स एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू दिस अमाउंट। आगे बोला ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, इस पूरे साल के लिए फिर उसकी कोई और इनकम नहीं होगी। और कह रहा है आई जो उसकी वाइफ है डज नॉट हैव एनी इनकम ऑल्दो शी डज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क फॉर इट्स बिजनेस। वो अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए काफी सारा काम करके देती है लेकिन कुछ पैसे नहीं लेती, और ये इसके अलावा भी इसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यानी कि करंट सिचुएशन क्या है, हस्बैंड एक काम कारोबार करता है, उसकी वाइफ उसके काम में उसकी हेल्प करती है लेकिन वो एक अनपेड वर्क के तौर पे उसके साथ ये काम करती है। और एच जो भी करंटली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एक सिंगल ऑनर है बिजनेस का, तो इसका जो टैक्सेबल प्रॉफिट इस साल के एंड के लिए है वो बोल रहा है 1 लाख रुपए। अब प्रपोजल क्या है, ये आपके पास क्या सवाल लेकर आए हैं, ये जानना ये चाह रहे हैं द कपल वांट्स टू नो इफ इट वुड बी बेनिफिशियल टू फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्म का मतलब बनाना, कि अगर ये एक पार्टनरशिप बिजनेस बना लें, यानी कि इसी बिजनेस को जिसमें एक सिंगल ओनर है फिलहाल, अगर इसी बिजनेस को ये पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लें, द कपल वांट्स टू नो इफ इट वुड बी बेनिफिशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ऑल्दो इन्होंने अभी बताया कि इस साल के शुरू में अगर ये अपना पार्टनरशिप बना ले तो विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 75 एंड 25 टू आई, 75% हस्बैंड का 25% वाइफ का। तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि अगर ये इसी साल के शुरू में अगर ये पर्सन अकेला काम करता रहे तो इनकम टैक्स क्लास 2 क्लास 4 क्या होगा, और अगर ये पार्टनरशिप में रहते हुए अपना काम कारोबार करें तो बताओ फिर इन दो लोगों की इनकम टैक्स क्लास 2 क्लास 4 क्या होगा। इनको कंपैरिजन करके सारा कुछ सम अप करके आपने बताना है द ओवरऑल टैक्स सेविंग फॉर द ईयर 23-24 वुड बी। कि अगर क्या, अब देखो सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एच हस्बैंड चाहे तो इस बिजनेस को अकेला भी रन करता रहे, अगर अकेला रन करेगा तो एच की 3 चीजें होंगी, एच की इनकम टैक्स लायबिलिटी, इसका क्लास 2 इसका क्लास 4, क्योंकि सिंगल पर्सन है। लेकिन कह रहा है कि अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस में अब दो लोग हैं, एच और आई, अब दोनों की आपकी सबसे पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी, फिर दोनों की क्लास 2, फिर दोनों के लिए क्लास 4।
यानी कि 2 इनकम टैक्स लायबिलिटी आएँगी, 2 आपके क्लास 2 एनआईसी आएँगे, 2 आपके क्लास 4 एनआईसीज़ आएँगे। क्योंकि अगर एक सिंगल सोल बंदा सोल ट्रेडर हो, तो ए सिंगल ओनर हो, तो ये चीज़ें तीनों एक-एक दफ़ा आएँगी। और अगर यही 2 ओनर्स हो जाए, तो ये 2 इनकम टैक्स लायबिलिटी, 2 क्लास 2, 2 क्लास 4। लेकिन आपको बोला कि पूरा कंपैरिज़न करके बताओ कि क्या ये बंदा एज़ अकेला बिज़नेस रन करे तो टैक्स लायबिलिटीज़ और ये कम आएगा, ये दोनों पार्टनरशिप बना के करें, कौन-सा ऑप्शन फ़ीज़िबल है? तो इसके लिए हमने कहा कि अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या? इस सिचुएशन में रहते हुए मैंने कहा सिर्फ एच एक वन ओनर है। एच एक वन ओनर है। करंट सिचुएशन में एच एक सिंगल ओनर है। एच का ही आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, एच की क्लास 2 एनएससी कैलकुलेट करो और एच की क्लास 4 एनएससी कैलकुलेट करो। इन तीन चीजों का सम अप आपके लिए होगा करंट सिचुएशन में रहते हुए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन करंट सिचुएशन। लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे दो काम करोगे। आप बोलोगे कि यहाँ पे दो काम क्या होंगे? आप बोलोगे एच और हस्बैंड और वाइफ, वाइफ का नाम आई दिया हुआ है इंग्रेड। इन दोनों की इनकम टैक्स लायबिलिटी, इन दोनों के क्लास 2, इन दोनों के क्लास 4, ये तमाम वैल्यूज अब यहाँ पे सम अप करके अब एक टोटल अमाउंट इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगी। इस अमाउंट को इससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या कोई टैक्स सेविंग है या नहीं। मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया। करंट सिचुएशन सॉल्व करें जहां पे एक पर्सन ने अभी एक सिंगल ओनर के तौर पे काम करना है, तो उसकी ये तीन चीजें जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या आती हैं। Okay. अगर मैं सबसे पहले इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के लिए जाऊं तो हमें मालूम है कि ट्रेडिंग इनकम है, ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग के कॉलम में जाती है। ट्रेडिंग इनकम है तो टोटल भी यही रहेगी, नेट भी यही रहेगी। तो 100,000 ये इसकी नेट इनकम आ गई। अब इसमें से पर्सनल अलाउंस अगर आप माइनस कर दो 12570 का, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई 87430। अब इस टैक्सेबल इनकम में से 37,700 पे 20% का टैक्स 7540, और जो डिफरेंस होगा 49730 का, इस पे 40% का टैक्स, दैट अमाउंट 19892। तो इन दोनों को एडअप कर दो तो आपके पास टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। और इनकम टैक्स लायबिलिटी आप लोगों ने भी मुझे बताई कैलकुलेट करके, दैट इज 27432। तो जहां पे ये पर्सन एज अ सिंगल ओनर काम कर रहा है, वहां पे इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 27432। अब अगली बात सुनो, ये क्लास 2 एनआईसी देगा। अब कोई भी बिजनेसमैन हो, क्लास 2 एनआईसी कब देता है? अगर उसका प्रॉफिट 12570 से ज्यादा हो। यहाँ पे टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट तो 1 लाख है, 12570 से ज्यादा है, तो अब यकीनन अब क्लास 2 एनआईसी कैलकुलेट होगा और देना पड़ेगा 3.45 पर वीक इंटू 52 वीक्स, क्योंकि पूरा साल इन्वॉल्व है, 12 मंथ्स इन्वॉल्व हैं। तो 3.45 पर वीक इंटू 52 वीक्स, so that's giving an amount of 179। तो अगर 179 क्लास 2 एनआईसी है, तो अब हम लास्ट में बात करते हैं क्लास 4 एनआईसी कि जो भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अपना काम कारोबार रन कर रहा होता है, वो क्लास 4 एनआईसी देता है। ये आपके पास टैक्सेशन अलाउंसेस में भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो 12570 तक नील, उससे ऊपर से 50270 तक 9% पे 2%। तो इस बेस पे हमने फौरन से बोला कि क्लास 4 एनआईसी के लिए टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स चाहिए, और टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट इस सवाल में इस पर्सन के 1 लाख दिया हुआ है। ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो टैक्सेबल इनकम उठा लेते हैं, तो भाई ये गलत है। टैक्सेबल इनकम तो टैक्स लायबिलिटीज के लिए चाहिए। क्लास 4 तो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, जो कि सवाल में 1 लाख दिए हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 1 से लेकर 12570 तक, 12570 की अमाउंट तक ये एनआईसी नील रहेगा, यहाँ पे नील हो गया। फिर 12570 से आगे बढ़ो, 12570 से 50270 तक, इसका डिफरेंस आ गया आपके पास 37,700। इतने अमाउंट तक ये एनआईसी कैलकुलेट होगा 9% पे, 3393 की अमाउंट आ गई। और इसके बाद 50270 से आगे बढ़ो और 1 लाख तक का जो डिफरेंस है, दैट इज 49730। इस 49730 तक जो आपका एनआईसी होगा, दैट विल बी 2%। और ये 995, अगर आप इसको सम कर लो तो 4388 आपके पास अमाउंट आ गई। ये 4388 ये आपके पास क्लास 4 एनआईसी आ गया। अगर आप इन तीन वैल्यूज को एड अप कर लोगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन करंट सिचुएशन, कि जहाँ पे एक ही बंदा अपना काम कारोबार रन करेगा,
तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन करंट सिचुएशन विल बी 27432 प्लस 179 प्लस 4388, तो और ये अराउंड 32,000 की अमाउंट एक कैलकुलेट हो रही है। दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन करंट सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर हम प्रपोज सिचुएशन को भी सॉल्व कर लें, अब प्रपोज सिचुएशन में अब दो टैक्स लायबिलिटीज आएंगी, दो क्लास 2 एनआईसी आएंगे, दो क्लास 4 एनआईसीज आएंगे। क्लास 2 तो मैं आंखें बंद करके लिख देता हूं, क्योंकि अब अगर 1 लाख का प्रॉफिट दो लोगों में 75% और 25% के हिसाब से डिवाइड हो जाए, ये एच का हिस्सा, ये डब्ल्यू का, तो 75,000 एक पर्सन का प्रॉफिट होगा और 25,000 दूसरे का होगा। हर एक प्रॉफिट की अमाउंट इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है क्लास 2 के। अगर आपको क्लास 2 का भूल जाए तो टैक्स रेट एनालिसिस में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ पे बोला है कि क्लास 2 एनएससी पे होता है अगर आपका लोअर प्रॉफिट थ्रेशोल्ड यानी कि 12570 से प्रॉफिट ज्यादा हो। तो दोनों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट 12570 से ज्यादा ही है, तो दोनों ने क्लास 2 एनएससी तो देना है। और क्लास 2 एनएससी यहीं से देख लेते हैं, हर पर्सन के लिए जितने भी लोग बिजनेसमैन होंगे, हर एक का क्लास 2 एनएससी 179 और 179 दोनों का ये अमाउंट तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा हम दोनों पर्सन्स के लिए टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि इनकम टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग करते हैं फॉर एच एंड आई। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों के लिए ट्रेडिंग इनकम लिखूं, वही दोनों के लिए टोटल बनेगी और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, यही नेट हो जाएगी। हस्बैंड को मिले 75,000, वाइफ को मिले 25,000। अब दो पर्सनल अलाउंसेस माइनस होंगे, इसका पर्सनल अलाउंस इस पर्सन का अलग होगा 12570, वाइफ का पर्सनल अलाउंस अलग होगा। ये उसके बाद टैक्सेबल इनकम भी दोनों की सेपरेट कैलकुलेट होगी। तो टैक्सेबल इनकम फॉर हस्बैंड इज 62430 और वाइफ की टैक्सेबल इनकम इज 12430। अब इसकी टैक्स लायबिलिटीज के लिए हमने कहा दो रेट्स लगेंगे। 37,700 तक लगेगा 20% और ये अमाउंट आएगी 7540। और यहाँ पे 62430 माइनस 37,700, 24730 की अमाउंट, इतनी अमाउंट तक रेट लगेगा 40%। तो ये अमाउंट आ गया आपके पास 9892। अगर इसके हस्बैंड की टोटल आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, so that is a sum which is 17432, that is 17432। तो मैंने यहाँ पे लिखा 17432 इज अ हस्बैंड्स लायबिलिटी। और इसकी वाइफ की लायबिलिटी के लिए आप देखो, ये इनकम टैक्स लायबिलिटी में दोनों के लिए हमने वर्किंग की। इसकी वाइफ की जो टैक्सेबल इनकम है दैट इज 12430, ये 37,700 के अंदर ही है। तो इतनी अमाउंट तक हमने कहा हर पर्सन के लिए 37,700 तक का बैंड लिमिट होता है। तो 12430 इसी के अंदर है, इस पे डायरेक्टली 20% का टैक्स लगेगा। एंड इसकी वाइफ का ये अमाउंट पे 20% का टैक्स लगा, 2486 की अमाउंट आ गई। तो मैंने 2486 यहाँ पे रिपोर्ट किया। अब इनकम टैक्स के बाद अब हम आखिरी चीज अपने पास फाइंड करते हैं। हमने कहा यहाँ पे क्लास 4, क्लास 4, अब यहाँ पे एच के लिए क्लास 4, एच का अब टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स हैं 75,000 के। अब एच के लिए क्लास 4 एनआईसी के लिए हमने कहा 12570 तक, 12570 की अमाउंट तक नील एनआईसी जीरो, 12570 से 50270 की अमाउंट तक ये डिफरेंस बनेगा 37,700। इस पे 9% के हिसाब से अमाउंट बन रही है 3395। तो यहाँ पे जो अमाउंट बन रही है 3393। और इसके बाद 50270 से ऊपर आगे बढ़ो तो एक सॉरी वो नॉट 100,000, अब इसकी टैक्सेबल प्रॉफिट है 75,000। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो, यहाँ पे इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस बन रहा है 24729। इतने अमाउंट तक 2%, तो ये 495 आ गया। आपने हस्बैंड का क्लास 4 एनआईसी कैलकुलेट किया 3888 और हस्बैंड के कॉलम में अमाउंट रिपोर्ट की 3888। अब इसके साथ साथ इसकी वाइफ का क्लास 4 एनआईसी, वाइफ का नाम इंग्रिड है तो मैंने आई लिखा। अब वाइफ के लिए टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स विच आर 25,000 ऊपर ब्रेकअप किया था ना ये 75 के हिसाब से। तो हमने कहा एक से लेकर 12570 तक, 12570 की अमाउंट तक नील, तो ये जीरो आ गया। फिर आपने कहा 12571 से आगे बढ़ो और 25,000 की रेंज तक जाओ। इसकी वाइफ की जो टोटल सैलरी थी, इसमें उन दोनों का डिफरेंस लिया, दैट इज 12430। अब 12430 पे 9% लगा दो,
ये 9% लगा दो, ये आ गया 1119, और इसको सम अप कर लो 1119, तो यहाँ पे अमाउंट आ गई इसकी वाइफ के लिए। अब इन सबको अगर मैं सम अप कर लूँ, अगर हम इन सबको सम अप कर लें, हस्बैंड वाले कॉलम को अलग सॉल्व कर लें और वाइफ वाले कॉलम को अलग सॉल्व कर लें, दो इनकम टैक्स लायबिलिटी, दो क्लास 2 एनआईसी, दो क्लास 4 एनआईसी, तो 17432 प्लस 179 प्लस 3888, तो ये अमाउंट आ रही है मेरे पास 21499। और अगर 2486 प्लस 179 प्लस 1119, तो ये अमाउंट आ रही है 3784। अब कपल है ना, फैमिली है, तो फैमिली में दोनों लोगों के अब अमाउंट को अगर मैं लाइबिलिटीज को एडअप करवा दूं, 21499 प्लस 3784, तो ये अमाउंट आ रही है 25283। अगर इस सिचुएशन में बिजनेस करते हैं तो 25,283 आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी। और अगर ये अकेला बंदा बिजनेस रन करे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी इस अकेले सिचुएशन में होगी 32,000। तो हमसे रिक्वायरमेंट पूछी थी क्या कोई टैक्स सेविंग है या नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसको कहते हैं टैक्स सेविंग फाइंड करके बताते हैं। हम बोलेंगे ओवरऑल टैक्स सेविंग यस है। कैसे है यस? कैसे? जब ये बंदा अगर अकेला काम कारोबार करता तो 32,000 की लाइबिलिटी आती, लेकिन अगर ये कपल मिलके काम करे तो हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के टोटल अमाउंट आ रही है 25283। कम आ रही है ना 32,000 से, 32,000 माइनस 25283, तो डिफरेंस आपके पास आ गया 6717 का। तो आपने कहा कि यस देयर इज अ टैक्स सेविंग एंड टैक्स सेविंग अमाउंट इज 6717। तो ये टैक्स सेविंग है। अगर ये इस तरह मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे काम करेंगे तो ओवरऑल कपल के लिए टैक्स लायबिलिटीज कम होंगी एंड देयर विल बी अ टैक्स सेविंग बाय द अमाउंट 6717। तो हमने इन दो अमाउंट्स को कंपेयर किया, दिस 32,000 एंड दिस लायबिलिटी, और इन दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस आपका टैक्स सेव हो रहा है। अब जरा एक चीज सुनिएगा, अभी हमने ये टैक्स सेविंग निकालने के लिए ना क्या काम किया, हमने क्या काम ये किया कि हमने पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सॉल्व किया और उसमें रहते हुए ये चीज फाइंड की, और फिर प्रपोज सिचुएशन को सॉल्व किया, फिर दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आपके पास टैक्स सेविंग आई 6717 से। एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, समझ आ गया तो आपका बहुत सारा टाइम एग्जाम में सेव हुआ करेगा। ये एक शॉर्ट वे आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, इसको जरा समझना ये है क्या चीज। आप एक चीज सुनो, सोचो कि एच की टैक्स सेविंग निकाल लो, क्योंकि एच अगर अपने साथ बिजनेस में किसी को शामिल करेगा तो इसकी टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि वो बिजनेस में अब पूरी इनकम इसकी नहीं होगी, कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर इसकी इनकम लेवल कम होगा तो इसकी टैक्स भी सेव होगा। और एट द सेम टाइम इसकी जो आई है, इसकी वाइफ है, उसकी टैक्स कॉस्ट फाइंड कर लो। अगर ये एक बंदा बिजनेस में नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की इनकम टैक्सेस या क्लास 2 या 4 एनआईसीज नहीं है, लेकिन एक वंस अ पर्सन ज्वाइंस इन अ बिजनेस तो उसके लिए टैक्स कॉस्ट आना शुरू होगी। तो हमने कहा इनकम टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग में आपने कहा कि चलो मैं इसको टैक्स सेविंग किस सेंस में, आईटीएल सेव्ड, एनआईसी सेव्ड। इसकी टैक्स सेविंग दो तरीके से हमने फाइंड करनी है कि इसकी टैक्स लायबिलिटी सेव हो रही है और इसका इनकम टैक्स सेव हो रहा है। कैसे? अब एक पर्सन जो एक बिजनेस में आया, उसकी मतलब उसने अपने साथ किसी और को बिजनेस में शामिल किया, और जहां पे पहले ये लाख रुपए कमा रहा था 75,000 कमाना शुरू हुआ, तो इसकी इनकम कितने से कम हो गई? 25,000 से। इनकम कम हुई तो इसका टैक्स भी कम हो जाएगा। वो दोनों सिचुएशन में 40% का टैक्स पेयर है ना, तो अगर इसका इनकम कम हुई तो 40% का टैक्स भी कम हो जाएगा, तो टैक्स कितने से कम हो जाएगा? 10,000 से। जब ये लाखों रुपए कमा रहा था तब भी ये क्लास 4 एनआईसी 2% पे दे रहा था, जब ये 75,000 कमा रहा है तब भी क्लास 2 एनआईसी 2% पे दे रहा है। तो अगर इसकी इनकम 25,000 से कम हो जाए, अगर इसकी इनकम 25,000 से कम हो जाए तो इसका क्लास 2 एनआईसी भी 2% से कम होगा ना, तो ये कितने अमाउंट हो जाएगी? आप जरा चेक कर लो, 25,000 से अगर एक पर्सन की अमाउंट कम हो रही है तो इसका 500 से ये कम हो जाएगा, तो इसकी ओवरऑल टैक्स सेविंग आई 10,500। इस पर्सन के लिए टोटल टैक्स सेविंग कितनी आई? 10,500। अब एट द सेम टाइम अगर इसकी टैक्स सेविंग 10,500 है तो दूसरा पर्सन जिसने बिजनेस में जो ज्वाइन हुआ है उसकी टैक्स कॉस्ट आई, और इसकी वाइफ की टैक्स कॉस्ट हमने कुछ देर पहले फाइंड की थी। उसकी वाइफ की टैक्स कॉस्ट आपके पास आ रही थी, ये अमाउंट आ रही थी यहाँ पे इसकी वाइफ की, ये
इसकी वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी वाइफ का इनकम टैक्स, सॉरी इसकी वाइफ का दैट्स नॉट 9892, इसकी वाइफ की टोटल कॉस्ट आ रही थी ये वाली चीज 3784। वाइफ की टैक्स लाइबिलिटी, वाइफ का क्लास 2, वाइफ का क्लास 4, 3784। तो आपने कहा कि वाइफ के लिए टैक्स कॉस्ट कितनी आ गई 3784। एक पर्सन की टैक्स सेविंग, दूसरे की टैक्स कॉस्ट, नेट टैक्स सेविंग 10,500 में से माइनस कर दो 3784, तो वही अमाउंट आ रही है 6716। 6716, 6716। तो लॉजिकली तो हम सेम अमाउंट पे पहुंच गए। हुआ क्या है यहाँ पे, अब देखो मैं ये आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि जब ये पर्सन लाखों रुपए कमा रहा था तब भी इसका टैक्स रेट 40% था। जब दिस पर्सन वाज गेटिंग 100,000 तो तब भी जहां पे इसकी लाखों रुपए इनकम रिकॉर्ड की थी उसका टैक्स 40% था। आज ये 75,000 भी कमा रहे हैं तो इसका टैक्स 40%, यानी कि इनकम कम हुई तो टैक्स 40% से कम हुआ। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि जब ये यहाँ पे क्लास 4 एनआईसी दे रहा है, लाखों रुपए कमा रहे हैं तो तब भी क्लास 4 एनआईसी 2% पे दे रहा है ले जाके। आज जब ये 75,000 कमा रहा है तो आज इसका एनआईसी भी आज भी 2% पे कैलकुलेट हुआ, तो यानी कि इनकम कम हुई तो इसका एनआईसी भी 2% से कम हो जाएगा। तो एच जो हस्बैंड है इसके लिए टैक्स सेविंग हमने कैलकुलेट की अ, दो सेंस में। एक तो टैक्स इनकम टैक्स लायबिलिटी सेव हुई और दूसरा एनआईसी सेव्ड हुआ। फिर हमने कहा कि ये पर्सन बिजनेस में आ गया और जो पर्सन बिजनेस में आ गया उसके लिए टैक्स कॉस्ट बनेगी। तो इसकी वाइफ जब तक बिजनेस में नहीं थी तो किसी भी तरह के टैक्सेस या एनआईसीज नहीं थे। उसकी वाइफ बिजनेस में आई तो ये तीन तरह के अमाउंट्स 3784 इसकी टैक्स कॉस्ट बनी। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास नेट टैक्स सेविंग आ गया। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर सको तो ये एक पैटर्न, एक शॉर्ट पैटर्न और टाइम सेविंग अप्रोच है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। वैसे तो देखो पूरा पैटर्न आपको मैंने सिखा दिया लॉन्ग वे के पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को सॉल्व कर लो, फिर प्रपोज सिचुएशन को सॉल्व कर लो। लेकिन दैट्स अ डायरेक्ट मेथड टू अराइव एट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। लेकिन इसके लिए आपकी लॉजिकल डिस्कशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद योर लॉजिक्स तो फिर आप ये शॉर्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी अगर आप काम करोगे तो आप गलती नहीं करोगे, आपकी सही वैल्यू कैलकुलेट होगी। राइट। अगर आपको लगता है कि यार नहीं आप यहाँ मिस्टेक कर दोगे तो भाई आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप फिर लॉन्गर पैटर्न को फॉलो करो ताकि गलती के चांसेस ना हो। देयर आर मैनी अदर क्वेश्चंस फॉर टैक्स प्लानिंग। ये क्वेश्चंस भी हम इंशाल्लाह करेंगे और ये क्वेश्चंस को मैं अब जो नेक्स्ट अपनी है उसमें मैं शेयर करूंगा। अभी आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। टेक केयर।